फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए वेदर यू शुड चूज़ लॉ एज अ करियर ऑप्शन आफ्टर योर 12th। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप कि लॉ का कोर्स क्या होता है, उसकी क्राइटेरिया क्या होता है एडमिशन्स के लिए, लॉ में आप कितने कोर्सेज कर सकते हैं साइड बाय साइड, उसके बाद लॉ होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद लॉ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या प्रैक्टिस है या क्या क्या ऑप्शंस है, सैलरीज कितनी होती है और अदर क्या क्या ऑप्शंस है, तो सब हम वन बाय वन देखते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कीप वॉचिंग। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लॉ कोर्स। तो इंडिया में जितना भी लॉ का एजुकेशन है उसको कंट्रोल करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो जो सेंट्रलाइज्ड है। और उसके अंडर जो एवरी स्टेट होता है ना, तो एवरी स्टेट के स्टेट में भी एक स्टेट बार काउंसिल होता है जो उसको रेगुलेट करता है। तो जितने भी लॉ लीगल एजुकेशन के लिए जितने भी कानून है, जो भी प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स है, वो सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली लॉ का कोर्स डिज़ाइन किया जाता है। तो लॉ एक्चुअली दो टाइप का है। एक तो होता है 12th के बेसिस पे 5 ईयर का लॉ कोर्स, और दूसरा होता है ग्रेजुएशन के बेसिस पे 3 ईयर लॉ कोर्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 12th के बेसिस पे जो लॉ कोर्स होता है 5 ईयर का, उसके बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप 12th में होते हैं, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, कोई भी फील्ड में जब आप 12th पास करते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी लॉ के जो कॉलेजेस है जहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो होता है तो 45% एग्रीगेट होता है, और ओपन कैटेगरी के लिए 50% होता है। और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका एडिशनल क्राइटेरिया होता है कि यू शुड बी हैविंग मोर देन दैट, मे बी 55 और 60% एग्रीगेट टू सीक एडमिशन इन दैट प्रीमियर इंस्टीट्यूट। महाराष्ट्र में ऐसे दो ही है शायद, एक तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई का और दूसरा ILS लॉ कॉलेज पुणे का। तो आइए अभी थोड़ा और डिस्कस करते हैं 5 ईयर लॉ कोर्स के बारे में। 5 ईयर लॉ कोर्स में क्या होता है कि आपको 12th के बाद 5 ईयर का लॉ कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो लॉ कोर्स के 5 ईयर में जब आप 3rd ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको एक बैचलर की डिग्री मिलती है। अगर पुणे यूनिवर्सिटी में आप करेंगे तो आपको BSL, बैचलर ऑफ सोशियो लीगल स्टडीज़ का बैचलर का डिग्री मिलता है। और अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई यूनिवर्सिटी में वो BLS होता है। BLS मतलब बैचलर ऑफ लीगल साइंसेस, तो उसकी एक बैचलर की डिग्री मिलती है। मतलब 3rd ईयर लॉ का होने के बाद आप ऑलरेडी एक ग्रेजुएट हो जाते हो। उसके बाद जो 4th एंड 5th ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको LLB की डिग्री मिलती है, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी और पुणे यूनिवर्सिटी में भी। अब अगर कोई आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, जैसे कि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हो गया या फिर बाकी के जो भी है इंडिया में, तो उनमें भी खुद का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो वो BA LLB होता है, BBA LLB होता है या BCom LLB होता है। ऐसे उनके खुद के इंटीग्रेटेड कोर्सेस होते हैं जिसमें जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं लॉ के छोड़ के वो थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आइए अभी जानते हैं एडमिशन प्रोसीजर। तो जब भी कोई 12th में लॉ फील्ड ऐसी है कि दैट इज़ ओपन टू ऑल द फील्ड्स, दैट इज़ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो अगर आपने अपना 12th आर्ट्स में किया हो, साइंस में किया हो या फिर कॉमर्स में किया हो, तो आप सब जब अप्लाई करते हैं तो यू ऑल कैन अप्लाई टू द लॉ कॉलेज फॉर एडमिशन। उसके बाद आपका एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, साइंस फील्ड का, कॉमर्स फील्ड का और आर्ट्स फील्ड का। बाद में इक्वली इन लोग को एडमिशन मिल जाता है। अभी तो CET आ गया है, तो CET का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है सेंट्रलाइज अलॉटमेंट प्रोसेस के थ्रू ऑल ओवर द महाराष्ट्र। तो आइए अभी एडमिशन प्रोसीजर तक तो मैंने आपको समझा दिया। अभी रिजर्वेशन वगैरह का तो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं डिटेल में उसका एनालिसिस के लिए। अभी जो ये मैं बना रहा हूँ आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टिंग फॉर करियर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द लीगल प्रोफेशन, उसके ऊपर है, तो मैं उसी पे फोकस करूँगा। तो आइए जानते हैं कि अभी आपने एडमिशन प्रोसीजर आपका हो गया। उसके बाद आप जब फर्स्ट ईयर में जाते हो तो फर्स्ट ईयर में लॉ का मतलब बेसिक एक बताता। तो लॉ के जितने भी कॉलेजेस हैं ना महाराष्ट्र में, उनका जो टाइमिंग है वो मोस्टली सुबह 6 या फिर 7 बजे से 10 बजे तक ही होता है, मैक्सिमम 9:30 10 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। तो आफ्टर 10 o'clock और 11 o'clock यू गेट फ्री, तो पूरे दिन भर आप फ्री रहते हो। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं लॉ की कोर्स करने के लिए 5 ईयर में या फिर 3 ईयर में, वो लोग क्या करते हैं, लॉ करते करते साइड बाय साइड, जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड है या फिर जिसका साइंस बैकग्राउंड है, वो अपने हिसाब से कोई ना कोई अलग उसके रिलेवेंट कुछ ना कुछ डिप्लोमाज में एडमिशन ले लेता है, या फिर कुछ साइड बाय साइड प्रोडक्ट मतलब कोई दूसरे जो करियर ऑप्शंस है उसमें एडमिशन ले लेता है। दूसरे करियर ऑप्शंस माने कैसे, अभी अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट है ना, वो क्या करता है, वो CA के एडमिशन ले लेता है, CA कोर्स में एक्सटर्नल कंपनी सेक्रेटरी CS उसमें एडमिशन ले लेता है। उसके बाद CW है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट,
ये तीनों कोर्सेस है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि फर्स्ट या सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के बाद उसमें एडमिशन ले सकते हैं, या 12th के बेसिस पे भी ले सकते हो। आप जाके उनकी वेबसाइट पे चेक कीजिए, गूगल कीजिए CA/CS/CWA का क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन दी फर्स्ट फाउंडेशन प्रोग्राम। तो लॉ का स्टूडेंट क्या करता है, मतलब जो अच्छे होते हैं पढ़ने में और वो क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं एक जो एकदम फोकस्ड स्टूडेंट है ना उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो वो क्या क्या करता है, वो क्या करता है, फर्स्ट ईयर में आता है, लॉ का कॉलेज होता है अर्ली मॉर्निंग, फाइनल ईयर तक तो 10 बजे तक ही कॉलेज होता है, 10-11 बजे तक। तो दिन भर क्या करता है कि सुबह सुबह लेक्चर करते हैं लॉ के, उसके बाद दिन भर आप फ्री हो तो साइड बाय साइड आप क्या करते हो, CA/CS/CWA इनमें एडमिशन ले लेता है वो बंदा। वो क्या करता है फिर CA करने में, अगर आप CA करने जाएंगे, CS करने जाएंगे, CWA करने जाएंगे, तो इसमें टोटली जब आप स्टार्ट करते हैं ना डे 1 से, मतलब एडमिशन लेते हैं फाउंडेशन कोर्स में, बेसिक जो फर्स्ट स्टेज होता है तीनों कोर्स का, वहाँ से लेके फाइनल स्टेज तक आप क्लियर करने तक एग्ज़ाम, वो तीनों जो स्टेजेस है उसके पूरे जो जितना भी स्टेजेस है, 3 मेरे टाइम पे तो 3 था, लेकिन अभी शायद स्टेजेस चेंज भी हुए होंगे इंटीग्रेटेड कोर्स में ऐसा वैसा। तो अगर वो तीनों करने में कम से कम 5 साल का एक कंप्लीट डेडिकेटेड आपको टाइम जाता है, अगर आप फेल नहीं हुए बीच में तो, नहीं तो टाइम बढ़ भी सकता है, क्योंकि वो कोर्स ही ऐसे डिज़ाइन है CA के, CS के, CWA के, कि उसमें आपको उतने सेमिस्टर्स या फिर ट्राइमेस्टर्स ऐसे करते करते आपके सब्जेक्ट्स उसको क्लियर करना होता है स्टेप बाय स्टेप, और उसी के हिसाब से आपका 5 साल तो कम से कम जाता है। तो ये क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर लॉ में आ गए, आपने CA/CS/CWA में एडमिशन ले लिया, तो लॉ तो चल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि लॉ के साथ साथ CA/CS/CWA, तो ये तीनों भी लॉ की थोड़ी सी ब्रांचेस है। इसमें लॉ का ही थोड़ा बहुत मतलब ये होता है, सिलेबस होता है, और उसके साथ साथ थोड़ा फोकस उनका थोड़ा अकाउंटिंग की तरफ या कॉमर्स की तरफ होता है। तो आप CS अगर बोलेंगे तो CS का टोटली लीगल एंड कॉम्प्लायंस ही है, उसका टेंशन नहीं है। CA होता है तो CA थोड़ा अकाउंटिंग की तरफ होता है। अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आप साइड बाय साइड सीख भी सकते हो, नहीं आती है साइंस वाले को, आर्ट वाले को, तो वो सीख भी सकता है। उसके बाद होता है CWA, वो भी अकाउंटिंग सीख सकता है। तो ये क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आप आ गए, फर्स्ट ईयर में आप लॉ भी कर रहे हो, लॉ के साथ साथ CA/CS/CWA तीनों में एक साथ एडमिशन लेके तीनों को भी आप कर सकते हो, या सेपरेटली भी कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप करते हो। बाद में ये करते करते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ का थर्ड ईयर आते हैं तो लॉ की एक बैचलर डिग्री मिल जाती है, CA/CS/CWA का भी वो सेकंड स्टेज भी क्रॉस कर जाते हैं या फिर फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद फाइनल ईयर आते आते क्या होता है कि आपका LLB का भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और ये CA/CWA इसमें से ये भी आप क्लियर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि CA/CS/CWA और लॉ ये छोड़ के भी कुछ टाइम बचता है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि लॉ के जितने डिप्लोमाज है, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, साइबर लॉ हो गया, एनवायरमेंटल लॉ हो गया, तो इसके डिप्लोमाज भी आते हैं कुछ 6-6 महीने के, एक्सटर्नली भी कर सकते हो, और खुद के लॉ कॉलेज में भी होते हो तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये साइड बाय साइड ये भी डिप्लोमाज करते हैं। तो एक्चुअली एट द एंड ऑफ 5th ईयर, मतलब जब तक वो प्लेसमेंट के लिए आता है फाइनल ईयर के लिए, तो उसका जो CV आप देखेंगे या रिज्यूमे देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें होता है उसका लॉ का एक बैचलर डिग्री, बाद में फाइनल ईयर का भी उसका डिग्री तो हो ही जाएगा, उसके बाद CA है, CS है, CWA है, उसके बाद डिप्लोमाज है 3-4, उसके बाद उसकी इंटर्नशिप्स है, मतलब जब दिवाली वैकेशन होता है, समर वैकेशन होता है, या फिर वो दिन भर अगर फ्री है और उसको वहीं पे कहीं पे अगर कुछ कोर्ट में या फिर कोई लॉ फर्म में या फिर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर वो साइड बाय साइड कर रहा है जॉब इंटर्नशिप के नाम पे, तो वो कर सकता है। तो इसका CV बहुत स्ट्रांग बन जाता है रिज्यूमे। तो ये मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड क्या क्या कर सकते हैं। प्रीमियर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं यूजुअली, क्योंकि टाइम बहुत बचता है लॉ में, इतना 2 घंटे के ऊपर तो आपको टाइम लगता ही नहीं, तो पूरा दिन भर आप खाली हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो साइड बाय साइड। तो आप क्या करते हो, ये सारी चीज़ें करते हैं। बाद में अभी हो गया ये कॉलेज लाइफ में आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ एजुकेशन। अभी आपका लॉ का एजुकेशन फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वकालत कीजिए कोर्ट में जाके, सनत लेके, लाइसेंस लेके, काला कोट पहन के, बैंड लगा के केस लड़िए, या फिर सेकंड ऑप्शन है आप कॉर्पोरेट में जॉब कीजिए। अभी बहुत सारे जो लोग हैं जो ब्रिलियंट है, तो हर किसी का फोकस अलग अलग होता है। तो वो क्या करते हैं, लॉ का एजुकेशन कंप्लीट होते ही उसके बाद अगर CA का डिग्री है, CS का भी डिग्री है, CWA का भी डिग्री है, और डिप्लोमास भी है, और लॉ का भी 2 डिग्री है, तो उसमें से कोई भी चूज़ कर सकता है, क्योंकि एट अ टाइम आप एक ही कोई प्रोफेशन चूज़ कर, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में। तो आप अगर उसको लॉयर को चुनते हैं तो आप CA/CS/CWA इन तीनों का भी आप काम कर सकते हो। वो कैसे, क्योंकि CA/CS/CWA ये जो लोग थे तो इनको पुराने टाइम में क्या था,
मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, 10 साल पहले उनका था कि उनको ट्रिब्यूनल या फिर क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटीज़ होती थी ना, उनके सामने उनको केस चलाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में, वो कोर्ट्स में ट्रिब्यूनल्स और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ में उसको भी कोर्ट ही माना जाता है सीपीसी सीआरपीसी के अंडर। कानून ने उनको थोड़े हक दिए हुए कि आप अपना ये टिपिकल चीज़ कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जीएसटी ट्रिब्यूनल है, या फिर एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल है, या फिर बाकी की चीज़ें। तो ये सब में आप ट्रिब्यूनल्स में इसमें सीए, सीएस, सीडब्ल्यू ये लोग अपीयर हो सकते थे, लेकिन बाद में कानून चेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ये नहीं चलेगा, और बीसीआई ने भी बोला ये नहीं चलेगा। तो कानून पास हो गया कि ओनली अ लॉयर कैन आर्ग्यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ही कैन स्टैंड एज अ लॉयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये सीए, सीएस, सीडब्ल्यू है, इनको कोर्ट में अभी ये लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते, दे कैनॉट रिप्रेजेंट यू। तो आपको इसलिए वकील ही चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप लॉयर बन के ये तीनों का काम कर सकते हो, लेकिन ये तीनों लॉयर का काम नहीं कर सकते अगर उसके पास लॉ की डिग्री नहीं है, लॉ का लाइसेंस नहीं है। तो आप अगर सीए, सीएस, सीडब्ल्यू इनका नॉलेज आप लेके रखिए, लेकिन एडवोकेट का आप बार काउंसिल का सनद लेके बैठिए, तो आपको ये तीनों का भी आप अकाउंटेंसी भी कर सकते हो, अगर आपको आता है अकाउंटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना आता है तो आप टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। तो सीए का जो काम है वो भी आप कर सकते हो। तो आप उसको उस फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा, लॉ में ज़्यादा नहीं है कि भाई हार्डकोर लिटिगेशन में नहीं जाना है या फिर बहुत लीगल चीज़ में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ अकाउंटिंग ही करना है क्योंकि आई एम बेस्ट एट द अकाउंटिंग, तो आप वो भी कर सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी, जैसे आप कॉर्पोरेट में चले गए तो आप कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हो। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी का, और आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। पैकेजेस अच्छी है, सैलरीज अच्छी है, 20 लाख 30 लाख फ्रेशर की सैलरी है वो, अगर आप अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो इसमें है कि अगर आपको जॉब करना है तो आप कॉर्पोरेट जॉब भी कर सकते हैं, और मतलब सीए, सीएस, सीडब्ल्यू इसका भी काम कर सकते हैं, और एज ए लॉयर भी आप कॉर्पोरेट में काम कर सकते हो। उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको कोर्ट में खड़ा नहीं होना है। और अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो प्रैक्टिस में 2 चीज़ की प्रैक्टिस होती है, एक तो सिविल प्रैक्टिस होती है, दूसरी क्रिमिनल प्रैक्टिस होती है। तो इनके कोर्ट्स भी थोड़े अलग होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। रूरल एरियाज़ में तो ये कॉमन सेम ही मैजिस्ट्रेट या जज के सामने दोनों जुरिडिक्शन होता है, तो उसके सामने केसेस चलती है। लेकिन मुंबई, पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में कोर्ट्स अलग है, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग है, सिविल कोर्ट्स अलग है। तो आइए मैं आपके थोड़ा एक जनरल डिस्कशन करता हूँ कि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है या फिर साइंस का या आर्ट्स का स्टूडेंट है। कॉमर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉमर्स, सपोज उसने 11th-12th कॉमर्स में किया है। कॉमर्स करने के बाद उसके पास ऑप्शंस क्या क्या है कॉमर्स करने के बाद? या तो बीबीए कर लेगा, या फिर बीए में एडमिशन ले लेगा, या फिर बीकॉम में एडमिशन ले लेगा। मतलब कॉमर्स से फील्ड से ही रिलेटेड करेगा ना वो कुछ ना कुछ। वो तो ऐसा नहीं कि मेडिकल में चला जाएगा, इंजीनियरिंग में चला जाए, बहुत सारी फील्ड तो उसके लिए क्लोज है ना। साइंस वाला कोई भी फील्ड में जा सकता है, लेकिन कॉमर्स आर्ट्स वाले हर फील्ड में नहीं जा सकते। तो कॉमर्स वाले के लिए क्या है, बीकॉम करने से अच्छा है या बीबीए करने से अच्छा है ना, उसको लॉ में आना चाहिए, और लॉ में फर्स्ट ईयर में आना चाहिए। बाद में उसको करते करते उसको सीए, सीएस, सीडब्ल्यू इन इसमें जो भी उसको पसंद है या जो भी उसको लगता है कि वो कर पाएगा, इसमें उसको एडमिशन ले लेना चाहिए। और 5 साल लॉ का करते करते ये भी चीज़ें अगर वो पास हो जाता है तो उसके वेल एंड गुड है। नहीं तो फिर अगर वो बीकॉम कर रहा है, बीकॉम करते करते अगर उसने सोचा कि मैं सीए करूँगा, और सीए करते करते ऐसा हो गया कि बहुत लोग के साथ होता है कि वो सीए कभी लाइफ में बन ही नहीं पाते। फर्स्ट स्टेज क्लियर कर जाते हैं, सेकंड स्टेज क्लियर कर जाते हैं, थर्ड स्टेज में लटक जाते हैं। तो उनका ऐसा है कि वो हो ही नहीं पाता है और बहुत टाइम निकल जाता है उसमें। फिर वो इधर भी नहीं रहते, उधर भी नहीं रहते। बीकॉम करने के बाद आप क्या करोगे? जॉब नहीं है, या फिर अगर जॉब है तो सैलरी बहुत कम है। तो इससे अच्छा आप लॉ में आइए। 3rd ईयर में आप एक डिग्री ले लीजिए बैचलर का, लॉ का LLB का डिग्री ले लीजिए 5th ईयर के बाद। उसके साथ अगर आप CA, CS, CWA बनते हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन बिकम अ CA और CS और CWA। अगर आप CA, CS, CWA नहीं बन पाते और तो लॉ तो बन जाएंगे कम से कम LLB। और ये करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन है। आपको कम से कम अगर LLB कर दे तो असिस्टेंट मैनेजर का तो पोस्ट मिलेगा स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर कोई भी बैंक में। तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग अच्छी मिलेगी। अगर आपको CA या CS, ये क्या है, UPSC MPSC होगी जैसा हो गया, यहाँ पे सक्सेस मिला, पास हो गया तो ठीक है, नहीं मिला तो लटक गए। मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, तो आप बेस डिग्री ऐसा लो कि जो स्ट्रांग हो, जिसकी बेसिस पे आप सर्वाइव कर पाओ इवन इफ़ यू फेल इन CA, CS, CWA। अगर ये चीज़ों में अगर आप नहीं सक्सेसफुल हुए तो ये चीज़ों में आप चले जाएंगे। और लॉयर एडवोकेट बन के तो आप ये काम भी कर ही सकते हो ना कॉर्पोरेट में जाके, क्योंकि सिलेबस तो सबका सेम ही है। तो साइड बाय साइड ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे आर्ट्स का पढ़ाई कर रहे हो और यहाँ पे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर कोई कॉमर्स का पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों सब साथ में ही जा रहा है। तो आपको एक साथ ये कोर्सेज करने चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है और सजेशन भी है, और आप कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप LLB करके फिर वकालत चालू कीजिए। अगर जॉब भी नहीं मिलता तो आपके पास डबल ऑप्शन है। अगर आप कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है, वो खाली बीकॉम करेगा, बीकॉम के बेसिस के बाद उसके पास क्वेश्चन होगा कि मैं LLB करूँगा, तो उसमें क्या होगा, बीकॉम का 3 साल, LLB का 3 साल ग्रेजुएशन के बेसिस पे, तो उसमें 1 साल उसका ये वेस्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा। अगर आप डायरेक्ट वो 12th के बाद आता है ना, तो
5 ईयर में आपका पूरा 2 डिग्री का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 2 बैचलर डिग्री का। तो आप ये भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आप लॉ बन जाते हो, लॉ में अगर बाद में उसके भी आप LLM भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो और इसका स्कोप भी है। एक्चुअली कैसा है कि कोई भी अगर इंडस्ट्री में आप जाते हो ना, तो लॉयर को हर इंडस्ट्री में लॉयर की ज़रूरत है, तो हर इंडस्ट्री में लॉ ऑफिसर की ज़रूरत है। तो आप कोई भी जगह पे कोई भी इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हो, आपको जॉब मिलेगा। लॉ LLB का कैसा है कि LLB इज इक्वल टू MBA, मतलब ऐसा समझा जाता है सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, कि LLB इज इक्वल टू MBA। तो अगर कोई MBA वाला आता है और कोई LLB वाला आता है तो LLB वाले को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि उसके पास लॉ का डिटेल नॉलेज है। और उसके साथ अगर उसका कॉमर्स बैकग्राउंड हुआ, CA हुआ, CS हुआ, तो उसको ही प्रीफर करेंगे ना, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। सिर्फ MBA जो करते हैं, BCom कर लिया, BCom के बाद MBA कर लिया, BA के बाद MBA कर लिया, BBA के बाद MBA कर लिया, तो ये सबसे तुलना में LLB का डिग्री तो काफ़ी एडवांस्ड है। इसमें आपको अगर वो जॉब नहीं करना है, कल को फ्यूचर को जाके आपका जॉब चला गया तो आप वकालत भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपको लॉ करने के बाद। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप इसका थोड़ा रिसर्च कीजिए कि आप लॉ करके क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, ऑप्शंस क्या क्या है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लॉ फील्ड में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, जितने ऑप्शंस है, दूसरे कोई फील्ड में है और इतना फ्लेक्सिबल है जहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये नहीं हुआ तो इसके साथ बाकी CA है, CS है, CWA है, ये भी बाकी साइड बाय साइड कर सकते हो। या फिर आप एज अ प्रोफेसर भी कॉलेज में कोई पढ़ा सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको क्लास 1 की पोस्ट चाहिए तो आप जुडिशरी में भी ज्वाइन कर सकते हो। आप JMFC के एग्ज़ाम दे सकते हो, आप जज बन सकते हो, वो बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है उसमें। JMFC मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आप बन सकते हो। MPSC UPSC एक आपका मतलब ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लियर नहीं होता ईजिली एग्जीक्यूटिव में। जुडिशरी में आप बन सकते हो जज इजीली, तो दैट इज़ आल्सो रिस्पेक्टेबल। तो इतने सारे ऑप्शंस है, जुडिशरी है, जज बन सकते हो, CA बन सकते हो, CS बन सकते हो, CWA बन सकते हो, कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, वकील बन सकते हो। उसके बाद कॉर्पोरेट में कोई मैनेजर बन सकते हो, लॉ ऑफिसर बन सकते हो। उसके बाद या फिर कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस में, और आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी है, आपको सैलरीज भी अच्छी मिलती है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप कोई भी बैंक में जाइए जहाँ पे हेड ऑफिस में ही मैक्सिमम उनकी लीगल फील्ड बैठी रहती है, लॉ ऑफिसर बैठे रहते हैं, तो उनकी आप लीगल डिपार्टमेंट में लॉयर्स की सैलरीज क्या है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाइए, या कोई मेडिकल कंपनी में जाइए, या फिर कोई इसमें जाइए, कोई पब्लिशिंग हाउस में जाइए, या फिर कोई बैंक में जाइए, कहीं पे भी आप जाइए, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाइए, या पुलिस स्टेशन में भी लॉ ऑफिसर होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। लॉ करने के बाद आप पुलिस भी बन सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। क्योंकि आपको ये सब कानून का नॉलेज होने के बाद आपके लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मुझे क्या करना चाहिए 12th के बाद, अगर आपके मन में ये मोस्टली पेरेंट्स के मन में कि लॉ करके कुछ पॉसिबल नहीं है, हमारा बेटा कुछ दूसरा कर पा रहा है तो उसको वहाँ भेज दूँ, क्योंकि लॉ में कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं कि लॉ में आज कितनी ऑप्शंस है क्या नहीं है, तो आप जाके एक बार देख लीजिए, रिसर्च कीजिए। और मैं जो बोल रहा हूँ ये वीडियो में अगर आप स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने ऑप्शन है क्या नहीं है। तो इतने सारे ऑप्शन दूसरी कोई फील्ड में नहीं है, आपको लॉ में बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं, अगर कॉमर्स है, आर्ट्स है या साइंस है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। CET के लिए अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे कॉलेज में प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए। बाद में बाकी बच्चे जो करते हैं, यहाँ पे कितने टैलेंटेड बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ साथ आपके भी बेटे को वो जो करते हैं वो करवाइए उससे। उसके लिए करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, सैलरीज बहुत अच्छी है यहाँ पे। MBA की तुलना में या फिर दूसरे इंजीनियर की तुलना में यहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी है, करियर बहुत अच्छा है। अगर आपको वकालत नहीं करनी है ना, काला कोट पहन के कोर्ट में स्ट्रगल नहीं करना, तो आप जॉब कीजिए। जॉब भी अच्छी है, रिस्पेक्टेबल है। और लॉ डिपार्टमेंट में तो उनका तो बहुत मतलब स्टेटस यहाँ पे रहता है कोई भी कंपनी में। अगर मैनेजर यहाँ पे है ना, एग्जीक्यूटिव का, तो उसका लॉ का यहाँ पे होता है, लॉ ऑफिसर का उसका रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि उसको ही कानून मालूम है, बाकी लोग को कुछ मालूम नहीं, तो उसका ओपिनियन लेना ही पड़ता है। चेयरमैन को लेके, MD को लेके, मैनेजर को लेके, सबको लेके उसका कोई भी केस होता है, कुछ भी होता है, तो लॉ ऑफिसर के पास ही नोटिस आता है, वही रिप्लाई करता है, वही वकील के पास जाता है, जो एडवोकेट है उसको उसके साथ करस्पॉन्डेंस करता है, जो भी रहता है वही करता है। तो वो बहुत एक रिस्पेक्टेबल और एक सेंट्रल पोस्ट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, और उसमें से अगर आप लॉ को एक ऑप्शन सोच रहे हैं, तो ये मेरा वीडियो देखिए, इसमें आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको ज़्यादा कुछ इतना नॉलेज नहीं होता, या फिर उन्होंने कभी इतना देखा नहीं है।
सोसाइटी में या फिर बिजनेस मार्केट में कुछ देखा नहीं इतना, तो उनको गाइडेंस देने के लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। तो पेरेंट्स को यहाँ पे दिखाना चाहिए। और मैं आपको सबसे पहले एक बात बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी फील्ड का अगर नॉलेज लेना है, कुछ भी लेना है, तो उस फील्ड में अगर आपके रिलेशन में कोई है या फिर पहचान का कोई है जो उस फील्ड में प्रैक्टिस करता है ना, उसका ही ओपिनियन ले ले, सजेशन ले ले। अभी जैसे मैं खुद लॉयर हूँ, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। मैं भी लॉयर नहीं था तो मेरे भी घर वाले वैसे ही सोचते थे कि लॉ में क्या करेंगे, लॉ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, निगेटिव पेसिमिज्म बहुत है यहाँ पे। अगर आप जिस दिन आप मेरे बड़े भाई वो लॉयर बन गए, बाद में मुझे पता चला कि लॉ बनने के बाद उनको भी तब पता चला जब वो लॉ पास आउट हुए कि भाई यहाँ पे तो इतना सारा पैसा है, इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे करियर ऑप्शंस है, तो मैं इंजीनियर डॉक्टर इसमें क्यों पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि रूरल एरियाज़ में मोस्टली क्या होता है, या तो आप मेडिकल में जाइए या इंजीनियरिंग में जाइए, इसके बाद तो थर्ड ऑप्शन कुछ नहीं होता उनके पास, या फिर प्लेन ग्रेजुएशन होता है, BA BCom BSc, इसके बाद उनको कोई ऑप्शन मालूम नहीं होता है। लेकिन लॉ में अगर आप आएंगे ना तो आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा, बहुत कुछ सोचने को मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा और आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो आज का टॉपिक यही एंड करता हूँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।